तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। वो डिस्कस करेंगे प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड में बार बार आने वाला प्रश्न है। ठीक, तो मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण किसका है? गद्यांश का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये गद्यांश का प्रश्न है। और ये मैं दिखा देता हूँ महत्वपूर्ण पद्यांश। यह पद्यांश बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे दोनों प्रश्न मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसकी बात दिखा दूँ तो देखिए, 2011 में, 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 2021 में तो प्रमोशन हो गया, 2022 में भी बहुत ही ज़्यादा इसका चांस है आने का, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। और यह प्रश्न अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप आराम से चीज़ों को समझिएगा। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। गद्यांश का है, जैसे कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। लिखा है कि कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब यह प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख रहे हैं 2011 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में पूछा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यह आप लोगों को पद्यांश दे दिया और इस पद्यांश में इतनी शर्त रखा है, इतनी चीज़ आपको बताना है। पहला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा में 3 पॉइंट दिया है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। और दूसरा कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा दे रखा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पे इतना टॉपिक को हमको डिस्कस करना है, इतना टॉपिक को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इस पद्यांश को अच्छे तरीके से और गद्यांश को अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया। ये गद्यांश होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, जो कि इसे किस में आता है? संदर्भ में। तो इसका पहले हम लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, इस गद्यांश का क्या लिखेंगे? संदर्भ। अभी हेडिंग यहाँ पे संदर्भ है। चलिए सबसे पहले संदर्भ लिख लेते हैं। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ लिखेंगे हम लोग प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में, पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता से लिया गया। ठीक है, इसको आप लोगों को ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार आपको लिख देना इसका संदर्भ। ठीक है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके
इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आपका रहा संदर्भ। संदर्भ इसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको संदर्भ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब संदर्भ यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ हमने पहला लिख लिया संदर्भ, ठीक है। संदर्भ ऐसे ही लिखना है। संदर्भ की बात आती है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या का मतलब कि जितने पे ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, जितने पे रेखा, तो यहाँ पूरे पूरे के पूरे गद्यांश में ही आपको रेखा दिखाई दे रही है, तो पूरे पूरे गद्यांश का हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका पूरा का पूरा व्याख्या लिखना पड़ेगा। तो व्याख्या तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं, अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं, ताकि जब इसका व्याख्या करेंगे तो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। तो एक बार हमारे साथ अच्छे से पढ़ लीजिए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही क्या करता है? नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी यह क्या करता है? नष्ट करता है, मतलब क्षय करता है उसको। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर क्या करेगी? उठाती जाएगी। तो यह तो आप लोगों का था गद्यांश, आपने पढ़ लिया। अब इसका व्याख्या देखेंगे। तो इसका व्याख्या यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझते जाइएगा क्या कह रहा है। व्याख्या को याद नहीं किया जाता, व्याख्या कोई कहानी, तब जब मैं पढ़ूंगा व्याख्या तो उसको कहानी द्वारा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर यह गद्यांश आता है तो इस गद्यांश में क्या रोल है, इसकी व्याख्या क्या है। चलिए देखिए, लिखा है शुक्ल जी कहते हैं, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको लिखे हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो बुरी संगति होती है, जैसे आपके दोस्त की मित्रता की चैप्टर से लिया गया, तो मित्रता की बात हुई है। कह रहे हैं शुक्ल जी कहते हैं कि जो बुरी संगति होती है, बुरी संगति का मतलब कि जो आपका फ्रेंड है वो बुरा हो, ठीक है। तो कह रहा कि जो बुरी संगति होती है ना, वो बड़ा घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जैसे बुखार आप लोगों का हानिकारक होता है ना, उसी तरह बुरी संगति भी जो मित्रता की होती है बहुत हानिकारक होती है। उसी को बुखार के समान उन्होंने तुलना किया है कि बुखार के समान ही क्या होती है? हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, भयानक ज्वर से मतलब कि उसको भयानक बुखार हो, तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपको कोई बुखार हो जाए, अगर भयानक बुखार हो जाए, तो वह बुखार आपको क्या करेगा कि आपके स्वास्थ्य और जो शरीर है उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, ठीक है। तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। बिल्कुल, अगर बढ़िया से बुखार अच्छा हो जाए तो कभी कभी प्राण भी ले लेता है वो बुखार, अगर भयानक ज्वर हो तो। उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। उसी प्रकार शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो ज्वर होता है, भयानक ज्वर, हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, कभी कभी तो हमारा प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति होता है ना, जो बुरे लोगों की संगत होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नैतिकता और सदाचार होता है, वो मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देता है? वो नष्ट कर देता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप बुरी संगति में रहते हैं, आपके फ्रेंड बुरा है तो, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कह रहा है कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सही बात है, मानव जीवन में जैसे हम लोग का जीवन है, तो जिसमें युवावस्था, जैसे हम लोग का एज है, आप 16-17 वर्ष के हैं, 18-19 वर्ष के होंगे, तो युवावस्था हो जाएगी आपकी। तो मानव जीवन में जो युवावस्था होता है सर्वाधिक क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। कुसंग गति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है। कुसंग गति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को क्या करता है? उसी तरह रोक लेता है। अगर बुरी संगति में रहेंगे तो अगर जो आप लोगों का युवा अवस्था है उसमें आप कुछ अच्छे काम करने वाले रहेंगे, कुछ पढ़ने वाले रहेंगे, लिखने वाले, नौकरी करने वाले रहेंगे, तो जो बुरी संगति है उससे आपको भटका देगी, उन चीज़ों को आपको क्या कर देगी? अलग कर देगी, ठीक है। उसी प्रकार लिखा है कि प्रगति वो उसी तरह क्या करती है? रोक लेती है। जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। मतलब कह रहे हैं हमारे शुक्ल जी कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के पैर में अगर कोई भारी पत्थर बांध दिया जाए तो मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि भारी पत्थर है, ठीक है, उसको आगे नहीं ले जा सकता। उसी प्रकार अगर बुरी संगति में हैं आप तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका मित्र तो बुरा है, असंगत आप बुरे लोगों के साथ हैं, तो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, वो अपनी तरफ ही खींचेंगे, वो हमेशा आप पीछे की तरफ जाएंगे। तो वही इस बात से तुलना कर रहे हैं। लिखा है कि वरन प्राय उसे गिरा देता है। मतलब पत्थर, जब पत्थर किसी मनुष्य के पैर में बांध दिया जाएगा तो आगे जाएंगे तो वो पत्थर ही उसको गिरा देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो उसी तरह बुरी संगति भी किसी मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती है, उसको गिरा देती है, ठीक है। फिर इसी प्रकार
कुसंग गति में लिप्त मनुष्य का तपन होने लगता है। इसी प्रकार कुसंग गति में लिप्त मनुष्य का क्या होने लगता है? तपन होने लगता है। जिस प्रकार पत्थर अगर पैर में बंधा है तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आप उसी तरह नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार आप बुरी संगति में भी हैं तो उसी तरह लिखे हैं कि कुसंगति में लिप्त मनुष्य का क्या होने लगता है? पतन होने लगता है, नष्ट हो जाता है, मनुष्य आगे बढ़ नहीं पाता है। और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। वो दिन पर दिन बुरी रास्ताओं पर चलता रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसी रास्ते पे वो क्या रहेगा? भटकता रहेगा। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है। अब यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि उसके विपरीत अगर आपका संगति अगर अच्छे लोगों से है, अगर आपकी संगति अच्छे लोगों से है तो वो हमेशा आपको सहारा देंगी, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, जो हमें गिरने नहीं देती है। क्या बोले हैं कि अगर संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। अगर अच्छे लोगों से आपकी मित्रता है, संगत अगर अच्छे लोगों से है तो कभी आपको गिरने नहीं देंगे लोग, हमेशा आपको आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, आगे के रास्तों पर चलते रहेंगे आप। अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। मतलब अच्छी संगति जो होती है वो हमेशा उन्नति के पथ मतलब रास्ता पर निरंतर क्या करती है? आगे बढ़ाती रहती है। कब? जब आपकी संगति क्या होगी? अच्छी होगी तब, ठीक है। फिर लिखा है और जीवन को शुद्ध सात्विक तथा उन्नत बनाती है। और अच्छी संगति क्या करती है? जीवन को शुद्ध, निगेटिव थिंकिंग नहीं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। और हमेशा अपने जीवन में क्या उन्नति बनाती है, मतलब आगे की तरफ अग्रसर होने देती है। तो यही है व्याख्या। इतना सारा चीज़ें व्याख्या में लिखना है तो आपके दिमाग में थॉट बन गया होगा कि इस गद्यांश का मतलब क्या है और इस गद्यांश की व्याख्या क्या है। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हमने अब तक कवर कर लिया। क्या? एक तो हमने संदर्भ कवर कर लिया और दूसरा हमने व्याख्या कवर कर लिया। और 100 वाले में तीन कंडीशन है। पहला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तो देखिए युवा पुरुष की संगति में क्या कहा गया है, यही आपका स का पहला है। तो देखिए आइए जान लेते हैं क्या कहा गया है। तो लिखा है यहाँ पे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। यही ना प्रश्न पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्पष्ट है कि अगर कोई भी युवा पुरुष की अगर संगति अगर बुरी होगी तो जाहिर सी बात है वो अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो क्या करेगी? उसे निरंतर उन्नति के और क्या करेगी? अग्रसर बढ़ाती जाएगी। तो यही युवा पुरुष की संगति के बारे में कहा गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया पहला, ठीक है। तो स का पहला आपको क्लियर हो गया कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया। ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में मैं बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा आराम से कर पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न हमसे ये बोल रहा है यहाँ पे कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देके समझाइए। अगर अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देके समझाने के लिए बोला है तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे कि अच्छी संगति सहारा देने वाली, कर उदाहरण देके समझाना है। तो देखिए उदाहरण देके हम समझा रहे हैं। अच्छी संगति सहारा देने वाली बाँह के समान होती है। किसके? सहारा देने वाली बाँह के समान होती है, जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। तो हमने एक उदाहरण के तौर पे बता दिया कि अगर अच्छी संगति होगी तो अच्छी संगति सहारा देने वाले बाँह के समान होती है। अगर बाँह आपके पास है तो आप क्या करेंगे? तो बाँह आप व्यक्ति का क्या होता है कि जीवन रक्षक होता है। अगर आपके पास हाथ ही काट दिया जाए तो आप क्या करेंगे बताइए? तो वही कह रहा है कि अच्छी संगति जो सहारा देने वाली एक बाँह के समान होती है। बाँह जैसे किसी व्यक्ति को अपने जीवन रक्षक और अपने जीवन की उन्नति की ओर अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार अच्छी संगति भी किसी मनुष्य की उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। मतलब किसी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाएगी। उसी की तुलना किससे की गई है? मनुष्य की बाँह से। तो उदाहरण देने के लिए पूछा था तो उदाहरण देके हमने एक समझा दिया। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद लास्ट है यहाँ पे तीसरा कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। कि कुसंग का क्या प्रभाव, मतलब कुसंग मतलब होता है क्या, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो ये जान लेते हैं कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए कुसंग का क्या प्रभाव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है।
कुसंग जो होता है बहुत क्या होता है, भयानक होता है। कुसंग का जो प्रभाव होता है बहुत क्या होता है, भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। यह मनुष्य की नैतिकता जो होती है, उसके अच्छे आचरण होते हैं, उसको नष्ट कर देता है। कौन? कुसंग का प्रभाव। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी क्या कर देता है, क्षय करता रहता है। मतलब क्षय मतलब नष्ट करता रहता है। तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, ठीक है। और यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसके साथ साथ वह उसकी पूरी बुद्धि का भी क्या करता है, वो क्षय करता रहता है, मतलब नष्ट करता रहता है। तो यह आपका पहला क्या था यहाँ पे, गद्यांश, जो कि हमने अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ आपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। हमने संदर्भ देख लिया, इसका हमने व्याख्या कर देख लिया। तीसरा पॉइंट में 3 कंडीशन था, तीनों कंडीशन को हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 17 में 16 में 17 में 18 में 20 में पूछा गया था। 21 में भी प्रमोशन हुआ बच्चों का, अब 22 में भी आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है इसका, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या होता है पद्यांश, ठीक है। तो देखिए पद्यांश बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि बुरो बुराई जो तजे, बुरो बुराई जो तजे, तो चीतू खरो डरातू, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गैने लोग उत्पातु। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए प्रसंग, यही चीज़ होता है। गद्यांश में हम लोग संदर्भ लिखते हैं, पद्यांश में क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका सेम वही रहता है। वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, गद्यांश थे, पद्यांश लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, पद्यांश, इसके बाद इसका व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के भक्ति शीर्षक, क्या, भक्ति शीर्षक, इसको थोड़ा ब्लैक पेन से आप लोग लिख लीजिएगा। भक्ति शीर्षक से उद्धृत है, भक्ति शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा, ब्लैक पेन है मैं ले लेता हूँ, इस्तेमाल कर दूँ ताकि आपको अच्छा लगे। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, क्या, बिहारी सतसई, इसको आपको ब्रैकेट में लिख देना है, बिहारी सतसई से लिया गया है। इस प्रकार आपको इसका लिखना है, प्रसंग लिया गया है, ठीक है। सेम पैटर्न पे ऐसे लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है और यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखेंगे इस पद्यांश का व्याख्या कि बुरो बुराई जो तजे, त्यो जीतू खरो डरातू, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गहने लोग उत्पातु। इसका क्या व्याख्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे बिहारी लाल जी? तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो देखिए व्याख्या में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि कविवर बिहारी का कथन है, कवि बिहारी जी कह रहे हैं, उनका यह कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। इसका कहने का मतलब बिहारी जी ये कह रहे हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा जीवन में दुष्ट है,
अगर वो आपके साथ दुष्टता कर रहा है और अचानक दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चिंता से अधिक भयभीत होने लगता है। मतलब कि कोई व्यक्ति उस ज़्यादा चिंता होने लगता है उसको। जैसे हम ही हैं, हमारे साथ कोई दुष्ट व्यवहार कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, और अचानक उसको मालूम नहीं क्या हो गया कि अचानक हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाएगी हमको। क्या बात है भाई, वो हमारे साथ ऐसा करता था, बहुत अचानक से बहुत अच्छा से पेश आ रहा है, क्या बात है। तो इससे चिंता से मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाएगी उस व्यक्ति को। तो वही कह रहे हैं कविवर बिहारी जी कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त मतलब व्यक्ति से अधिक भयभीत होने लगता है, मतलब व्यक्ति उससे अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। ठीक है, चंद्रमा जैसे वहाँ पे जब काला हो जाता है, चंद्रमा चंद्र ग्रहण लगता है, काला हो जाता है, तो उसको लोग देखकर क्या करते हैं, अमंगल सूचक मानते हैं कि नहीं नहीं ये मतलब वो क्या है, अमंगल सूचक है। ठीक है, कि अच्छा नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, लेकिन होता नहीं है। अगर चंद्रमा काला होने लगा, चंद्र ग्रहण लग जाता है, तो उसको मनुष्य क्या मानता है, उससे अमंगल सूचक मानता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं है। चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का भी एकाएक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। कोई भी व्यक्ति एकाएक अपनी दुष्टता त्याग नहीं सकता। अगर वो दुष्टता त्याग दिया तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना करने वाला है आपके साथ। अगर हमेशा से आपके साथ गलती से पेश आ रहा है, हमेशा आपको परेशान करता है, अचानक दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगता है, तो आप समझिए ज़्यादा टेंशन में हो जाइए। आप उस पर ज़्यादा नज़र रखिए, कहीं ना कहीं वो पहले से भी ज़्यादा आपके साथ धोखा करने वाला है, तब वो ऐसा कर रहा है। तो वही कह रहे हैं हमारे बिहारी जी कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, उसका असंभव है। एकाएक दुष्टता नहीं त्याग सकता, अगर त्याग दिया समझ लीजिए कि खतरा होने वाला है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण पद्यांश था जिसका मैंने आप लोगों को प्रसंग भी बताया और क्या मैंने बताया, व्याख्या भी बताया। तो आई होप आप इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने गद्यांश भी और बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश बता दिया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके ही आपको जाना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।